हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था नॉटी नाइन्टीज और आज हम बात करेंगे प्री रेफलाइट पोएट्री के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द प्री रेफलाइट्स वर अ ग्रुप ऑफ यंग आर्टिस्ट, यानी कि जो प्री रेफलाइट्स थे वो एक ग्रुप था असल में यंग आर्टिस्ट का एंड राइटर्स और राइटर्स का ऑफ द विक्टोरियन एरा, यानी कि ये लोग कब के राइटर थे? विक्टोरियन एरा के। हु फॉर्म द फाउंडेशन कॉल्ड द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, जिन्होंने जो है एक फाउंडेशन बनाई थी जिसका नाम था प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, ये एक कल्चरल मूवमेंट था, यानी कि ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था दैट sought to reform the aesthetic values and principles of Victorian era, जिसका उद्देश्य था रिफॉर्म करना, यानी कि जो है एक बदलाव लाना एस्थेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में विक्टोरियन एरा के। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। तो जो एस्थेटिक वैल्यूज थी और जो प्रिंसिपल्स थे विक्टोरियन एरा के, उनको ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड नाम का ग्रुप था ये उन्हें बदलना चाहता था। द ग्रुप रिबेल्ड अगेंस्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ द इटालियन पेंटर राफेल, और ये जो ग्रुप था असल में इसने विद्रोह किया था इटालियन पेंटर राफेल की पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट में एंड एस्पायर्ड टू टर्न बैक द क्लॉक ऑन आर्ट हिस्ट्री। और इसका उद्देश्य क्या था कि वो जो आर्ट हिस्ट्री की क्लॉक थी उसको, घड़ी की सुइयों को पीछे ले जाना चाहते थे, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो विक्टोरियन एज थी इससे ये वापस रोमांटिक एज में ले जाना चाहते थे, जिसको कि बीते काफी समय हो चुका था। फॉर देम द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट वॉज रियलिज्म एंड ऑथेंटिसिटी, और ये जो ग्रुप था प्री रेफलाइट, इसके लिए आर्ट का ऑब्जेक्टिव था ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म। ऑथेंटिसिटी मतलब विश्वसनीयता और रियलिज्म मतलब रियल लगे, वास्तविक लगे, ऐसी आर्ट होनी चाहिए। द प्री रेफलाइट मूवमेंट वॉज पार्टली इंस्पायर्ड बाई देयर कंटेम्प्रेरी जॉन रस्किन, और जो प्री रेफलाइट मूवमेंट था ये कुछ हद तक इंस्पायर था इनके समकालीन जॉन रस्किन से। रस्किन वॉज अ राइटर, रस्किन एक राइटर थे, ट्रैवलर थे एंड फिलोसफर, और एक फिलोसफर भी थे। हु अपोज द लॉयल्टी ऑफ ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स टू राफेल, जिन्होंने विरोध किया था ब्रिटिश रॉयल एकेडमी की, जो राफेल पेंटर थे इटली के, उनके प्रति, जो बहुत ब्रिटिश रॉयल एकेडमी बहुत ज़्यादा उनके प्रति समर्पित थी, उस चीज़ का रस्किन ने विरोध किया था। द मेंबर ऑफ प्री रेफलाइट ब्रदरहुड वर, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रुप है इसके मेंबर कौन कौन थे। तो इसमें पहले थे दाते गैब्रियल रॉसेटी, जिन्हें कि आमतौर पर डीजी रॉसेटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विलियम माइकल रॉसेटी, जो कि इन्हीं के भाई थे, विलियम हॉमन हंट, जॉन एवर्ट मिलेस, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस और थॉमस वुलनर। तो ये 7 मेंबर थे इसके। दाते गैब्रियल रॉसेटी रिमेन्स द मोस्ट फेमस मेंबर ऑफ द ग्रुप, और इस ग्रुप के जो सबसे फेमस मेंबर थे वो कौन थे? डीजी रॉसेटी। एंड वॉज अ पोएट एंड पेंटर, ये एक पोएट भी थे और एक पेंटर भी थे। असल में जो पूरा ये प्री राफेलाइट, आप जानते हैं कि राफेल एक पेंटर थे, तो ये पूरा आंदोलन ही पेंटिंग से होता हुआ लिटरेचर में आया था। His sister क्रिस्टीना रॉसेटी इज ऑल्सो अ फेमस पोएट, और जो डीजी रॉसेटी की बहन थी क्रिस्टीना रॉसेटी, वो भी एक फेमस पोएट थी फ्रॉम द प्री रेफलाइट एरा, प्री रेफलाइट एरा की। असल में क्रिस्टीना रॉसेटी जो थी वो डीजी रॉसेटी से भी ज़्यादा अच्छी पोएट थी। इनकी एक बहुत ही अच्छी पोएम है गॉबलिन मार्केट, जिस पर मैंने वीडियो बनाया भी है। अगर हो सके तो आप इस पोएम को कभी ज़रूर पढ़िएगा, वास्तव में बहुत अच्छी है। द प्री रेफलाइट्स वर एक्टिव ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, तो ये जो प्री रेफलाइट्स ग्रुप था ये एक्टिव था विक्टोरियन एरा में एंड इनफेमसली रिजेक्टेड द विक्टोरियन इथोस एंड पॉपुलर नोशंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और इसने इनफेमस तरीके से जो है या कुख्यात तरीके से इसने रिजेक्ट किया हुआ था विक्टोरियन इथोस को और पॉपुलर नोशंस को ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि आर्ट और लिटरेचर से जुड़ी हुई जो भी मान्यताएं थीं विक्टोरियन एज में, उसको जो है इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। An interesting aspect of the pre-Raphaelite Brotherhood was their devotion to religion, और एक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का, वो उनका समर्पण था रिलीजन के प्रति।
मेनली क्रिश्चियनिटी, खासतौर से क्रिश्चियनिटी के प्रति, ये नहीं कि रिलीजन के प्रति समर्पित थे तो सभी धर्मों के प्रति नहीं समर्पित थे, केवल क्रिश्चियनिटी के प्रति ही खास तौर से ये लोग समर्पित थे। अब हम प्री रेफलाइट पोइट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ नेचुरलिज्म एंड रोमांटिसिज्म आर विजिबल एंड डिस्टिंक्ट इन द प्री रेफलाइट स्टाइल, यानी कि जो प्री रेफलाइट स्टाइल थी उसमें नेचुरलिज्म का प्रभाव और रोमांटिसिज्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। प्री रेफलाइट आर्ट एंड लिटरेचर एम्फसाइज्ड फिडेलिटी एंड रियलिज्म, यानी कि जो प्री रेफलाइट आर्ट था और जो लिटरेचर थी वो जोर देती थी फिडेलिटी पर और रियलिज्म पर। फिडेलिटी मतलब किसी के प्रति श्रद्धा होना, किसी के ऊपर जो है, जैसे फिडेल एक नाम भी है जो कि फिडेलिटी से ही बना हुआ है। और रियलिज्म मतलब कि चीज़ें थोड़ी रियल लगनी चाहिए, बिल्कुल काल्पनिक या अजीब दुनिया नहीं होनी चाहिए, इवन एट द रिस्क ऑफ अनप्लीजेंटनेस। ठीक, तो ये जो प्री रेफलाइट जो राइटर थे, आर्टिस्ट थे, वो फिडेलिटी और रियलिज्म पर जोर देते थे, भले ही उसकी वजह से चीज़ें अनप्लीजेंट हो जाएं, यानी कि चीज़ें आपको उतनी खुशनुमा ना लगें, चाहे कोई पेंटिंग हो या कोई पोइट्री लिटरेचर वर्क हो, भले ही आपको वो उतना खुशनुमा ना लगे, लेकिन वो रियल होना चाहिए, उसमें रियलिज्म होना चाहिए, उसमें फिडेलिटी होनी चाहिए। द प्री रेफलाइट्स वर इंस्पायर्ड बाय रस्किन, तो ये जो प्री रेफलाइट्स थे ये रस्किन से इंस्पायर थे। हु नज्ड आर्टिस्ट टू टर्न टू नेचर, जिसने कि जो है आर्टिस्टों को प्रेरित किया था कि वो वापस नेचर की ओर जाएं, जो कि रोमांटिक एज का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण था। A return to the nature was considered an escape from the artificiality of forms aimed rapid industrialization। तो देखो विक्टोरियन एज जो थी वो इसके बाद में आई थी, रोमांटिक एज के बाद में आई थी। ठीक, तो अब ज़माना बदल गया था। रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा लोग जो है नेचर के प्रति समर्पित रहते थे और अब जो चीज़ें आर्टिफिशियल हो गई थी। लेकिन ये जो रस्किन भाई साहब थे ये जो है लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि आप वापस नेचर से जाकर जुड़े। ए रिटर्न टू द नेचर वॉज कंसिडर्ड, और जो नेचर की ओर वापस जो लौटना है वो क्या माना जाता था, वो माना जाता था एन एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटी, कि आप जो है मुंह मोड़ रहे हैं, भाग जा रहे हैं आर्टिफिशियलिटी से, ऑफ फॉर्म्स एमिड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि देखो विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया था, यानी जो शहर थे अब वो बन गए थे बड़े बड़े सभ्यता के केंद्र, जैसे कि लंदन है, तो यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कारखाने लगते थे, वहाँ पर गांव से लोग आते थे काम करने और शहरों में रहते थे। यहाँ पर रहने की, जीने की बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी, लोग काफ़ी तकलीफ में रहते थे, तो नेचर से तो एक तरफ से कट ही गए थे और एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी, आज का जो हम मॉडर्न शहरों की हालत देखते हैं, इसकी शुरुआत इसी समय में हुई थी। तो ऐसे समय में अगर कोई बहुत नेचर से जुड़ी हुई काल्पनिक पोइट्री लिख रहा है तो उससे होता क्या है कि इसका मतलब यह है कि आप जो आपके सामने की सच्चाई है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो चुनौतियां आपके सामने हैं, आप उनसे मुंह मोड़कर वापस जो है नेचर में कैसे जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्री रेफलाइट मूवमेंट को जो है एक तरीके से ये भी माना जा रहा था कि जो समाज की सच्चाई है उससे ये एस्केप कर रहे हैं, यानी कि मुंह मोड़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से वापस पीछे जाने वाली चीज हो गई। इसके अलावा अ रिमार्केबल फीचर ऑफ प्री रेफलाइट पेंटिंग्स एंड लिटरेचर वाज देयर एबिलिटी टू कंबाइन मिस्टिसिज्म। एक जो रिमार्केबल फीचर था प्री रेफलाइट पेंटिंग का और लिटरेचर का, वो उनकी एबिलिटी यानी कि क्षमता थी कि वो कंबाइन कर सकते थे, जोड़ सकते थे मिस्टिसिज्म को यानी कि रहस्यवाद को, एलिमेंट्स फ्रॉम नेचर और प्रकृति के जो एलिमेंट हैं उनको, एंड इंटरटेक्चुअल सिंबल्स इंस्पायर्ड बाय आर्ट एंड लिटरेचर फ्रॉम द पास्ट। और पास्ट का जो आर्ट और लिटरेचर है उससे भी जो है ये कंटेंट लेकर, मतलब उससे जो है कुछ लेकर वो इंस्पायर हो सकते थे, ये इनकी क्वालिटीज थी। तो ये मुख्य रूप से किन 3 चीज़ों को कंबाइन करते थे? पहला रहस्यवाद को, दूसरा प्राकृतिक एलिमेंट्स को, और तीसरा कि जो पास्ट का लिटरेचर और आर्ट है उसको अपने लिटरेचर में जगह देते थे। जैसे अगर आज मैं कोई एक कहानी लिखूं तो उसमें मैं महाभारत की काफ़ी चीज़ें लाकर उससे इंस्पायर होकर लिखूं, तो ये हो जाएगा कि पास्ट के लिटरेचर से हम इंस्पायर हो रहे हैं। या कोई हम पेंटिंग बनाएं तो कोई
राजपूताना कालीन या मुगल कालीन पेंटिंग से इंस्पायर होकर बनाए, तो ये पास्ट से हमने ले लिया इंस्पिरेशन। प्री रेफलाइट पोइट्री इज नोन फॉर इट्स सिंबॉलिज्म, और इसके अलावा प्री रेफलाइट पोइट्री जो थी वो अपने सिंबॉलिज्म के लिए जानी जाती थी, अपनी राइम्स के लिए जानी जाती थी और अपनी थीम्स के लिए जानी जाती थी। इन लिटरेचर द पोएम ऑफ द प्री रेफलाइट्स आर रिच विद एल्यूजन्स। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था अभी एक पोएम क्रिस्टीना रॉसेटी की, तो उसमें जो है ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेचर में जो प्री रेफलाइट पोएम्स थी वो जानी जाती थी अपनी समृद्ध एल्यूजन के लिए। एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। मिस्टिसिज्म के लिए यानी कि रहस्यवाद के लिए, एंड सजेस्टिव लैंग्वेज दैट वाज नॉट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल एट द टाइम। तो सजेस्टिव लैंग्वेज मतलब कोई ऐसी बात करना जो किसी और तरफ इशारा करती हो, तो ये हो गई सजेस्टिव लैंग्वेज। ठीक, तो ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ प्री रेफलाइट मूवमेंट में पाई जाती थी और गॉबलिन मार्केट इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ये चीज़ें जो थी दैट वाज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल एट द टाइम, तो ये चीज़ें जो थी वो अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती थी, यानी कि नॉट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती थी और एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती थी, यानी कि ना तो इन्हें उचित माना जाता था ना ही इन्हें स्वीकार किया जाता था। तो ये अपने समय से अलग तरीके की राइटिंग इन लोग कर रहे थे। अब हम प्री रेफलाइट लिटरेचर के कुछ वर्क के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रमुख लिटरेचर के बारे में बात करेंगे प्री रेफलाइट एज के। तो इसमें पहला है गॉबलिन मार्केट, जो कि 1862 में पब्लिश हुई थी बाय क्रिस्टीना रॉसेटी। इज अ रिमार्केबल नैरेटिव पोएम ऑफ द प्री रेफलाइट एरा। ये प्री रेफलाइट एरा की एक रिमार्केबल पोएम है, यानी महत्वपूर्ण पोएम है। माई सिस्टर स्लीप, जेनी, डाटे एट वेरोना, अ लास्ट कन्फेशन, ऑन मैरीज पोर्ट्रेट, द ब्राइड्स प्रेल्यूड बाई दाते गैब्रियल रॉसेटी। ये सारी पोएम्स जो हैं वो डीजी रॉसेटी के द्वारा लिखी गई हैं। वर पब्लिश बिटवीन 1847 टू 1848, यानी 1847 और 48 के बीच में ये लिखी गई हैं। द अर्थली पैराडाइज जो कि 1868-70 के बीच आई थी, एंड द डिफेंस ऑफ ग्विनेवर जो कि 1858 में आई थी, इसे लिखा था विलियम मॉरिस ने, जो कि एक और महत्वपूर्ण राइटर थे इस जमाने के। तो अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। The Pre-Raphaelite movement was founded as a protest against the aesthetic conventions and molds of Victorian era। यानी कि प्री रेफलाइट मूवमेंट जो था इसको स्थापित किया गया था एक प्रोटेस्ट के रूप में, एक विरोध के रूप में, अगेंस्ट द आर्टिस्टिक कन्वेंशन एंड मोल्ड्स ऑफ विक्टोरियन एरा। यानी कि विक्टोरियन एरा के जो परंपराएं थीं उनके विरुद्ध प्री रेफलाइट मूवमेंट को स्थापित किया गया था एक प्रोटेस्ट के रूप में। They opposed the British Royal Academy's favoring of a certain style of art and narrow sense of aesthetics। और इन लोगों ने विरोध किया था ब्रिटिश रॉयल एकेडमी का, जो कि फेवर कर रही थी एक खास तरीके की या एक खास स्टाइल की आर्ट की। और इस तरीके से उनका जो नैरो सेंस ऑफ एस्थेटिक हो गया था कि आप खाली इसी स्टाइल में कुछ लिखेंगे या करेंगे तभी उसको अच्छा माना जाएगा, खूबसूरत माना जाएगा। तो इस बात का इन लोग विरोध कर रहे थे। असल में जो राफेल पेंटर हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि उस समय हो गया था कि हर कोई पेंटर जो कुछ भी बनाता था तो वो उन्हीं की नकल करता हुआ सा लगता था और उसे ही अच्छा माना जाता था। अगर आप उससे हट के कुछ बनाएं तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो इसी बात का प्री रेफलाइट मूवमेंट जो है वो विरोध करता था कि भाई खूबसूरती तो तरह तरह की हो सकती है ना, खाली एक ही तरीके की खूबसूरती हो ये तो ऐसी बात तो है नहीं। द प्री रेफलाइट मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाई आर्ट। तो प्री रेफलाइट मूवमेंट जो था वो इंस्पायर था आर्ट के द्वारा। बिफोर द इटालियन पेंटर राफेल, यानी कि जो उस आर्ट से इंस्पायर था जो इटालियन पेंटर राफेल से पहले के समय की आर्ट थी। एंड द हाई रेनेसा, और जो हाई रेनेसा के समय की आर्ट थी उससे ये इंस्पायर था। हाई रेनेसा क्या है, ये मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो रेनेसा वाला वीडियो बनाया है उसमें हाई रेनेसा को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप जानना चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो अभी और कंक्लूजन बाकी है। प्री रेफलाइट्स रिजेक्टेड आइडियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन इन आर्ट। तो प्री रेफलाइट जो थे
उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था यानी नकार दिया था आर्ट के आइडियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को, पॉपुलराइज्ड बाय राफेल, जिसे पॉपुलर बनाया था राफेल ने एंड हिज सक्सेसर, और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी और उत्तराधिकारी थे उन्होंने, एंड एम्ब्रेस द रियलिज्म ऑफ एन अर्लियर पीरियड। और जो राफेल के पहले का जो समय था उसका जो रियलिज्म था उसे प्री रेफलाइट्स ने गले लगाया था, एम्ब्रेस किया था यानी अपनाया था। इन लिटरेचर द पोएम्स ऑफ द प्री रेफलाइट्स आर रिच विद एल्यूजन, और लिटरेचर में जो पोएम्स थी प्री रेफलाइट्स की वो रिच थी यानी कि समृद्ध थी, एल्यूजन, मिस्टिसिज्म एंड सजेस्टिव लैंग्वेज से, यानी कि भ्रम, रहस्यवाद और सजेस्टिव लैंग्वेज, यानी कि जो डबल मीनिंग लैंग्वेज होती है उसको सजेस्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। दैट वॉज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल एट द टाइम, और ये सारी चीज़ें जो है अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती थी, उचित नहीं मानी जाती थी, और ना ही एक्सेप्ट की जाती थी विक्टोरियन एरा में। तो दोस्तों ये था प्री रेफलाइट पोइट्री, प्री रेफलाइट लिटरेचर, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसमें ना समझ आने जैसा कुछ बचा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।